Hello student. Today we will start our new next subject that is Introduction to Civil Engineering. तो जो इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग है ये आपका कोड है HSMC 251 इसका सब्जेक्ट कोड हो चुका और ये जो सब्जेक्ट का जो लेक्चर ट्यूटोरियल प्रैक्टिकल का डिवीजन है वो इसमें 2 लेक्चर है, जीरो ट्यूटोरियल एंड जीरो जीरो प्रैक्टिकल। तो एक्चुअल में क्या है कि इसमें कोई आपके प्रैक्टिकल नहीं होंगे और न्यूमेरिकल भी नहीं होगा। मेनली क्या है, ये जो सब्जेक्ट है आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। अब देखिए इस सब्जेक्ट का जो क्रेडिट है सिर्फ 2 क्रेडिट का है, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन पे, तो इंट्रोडक्शन पे जैसे कि इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग नाम से ही पता चलता है कि सिविल इंजीनियरिंग के बारे में हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं कि सिविल इंजीनियरिंग है क्या, सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना क्यों जरूरी है, ठीक है। और आपके कोर्सेज में अलग अलग डिसिप्लिन, जो सिविल के अलग अलग डिसिप्लिन है वो क्या क्या कवर करता है, ठीक है। तो अब आते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग जो वर्ड है उसकी शुरुआत जब से सिविलाइजेशन जो वर्ड है उसी से सिविल का शुरुआत हुआ। मींस जब से सिविलाइजेशन का शुरुआत हुआ, जब आदमी जो था वो क्या था, आदि मानव था, घूमता था जंगलों में, लेकिन जब उसने घर बनाने को सोचा वहीं से सिविल इंजीनियरिंग की शुरुआत हो जाती है। सिविल इंजीनियरिंग को मदर ऑफ ऑल ब्रांचेस भी कहा जाता है। मदर ऑफ ऑल ब्रांचेस कहने का सेंस क्या है, कोई भी आप एक बिल्डिंग बनाते हो, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, जो भी अलग अलग जो ब्रांचेस हैं सारे का रोल किसी चीज को शुरुआत करने से पहले सिविल इंजीनियरिंग का जरूरत पड़ेगा। जैसे मान लो कि मुझे एक इंस्टीट्यूट खोलना है, ठीक है, तो उसमें क्या है, आप बिल्डिंग बनाओगे तो सिविल इंजीनियर, उसके बाद बिल्डिंग बनाने के बाद आपका इलेक्ट्रिकल का काम आएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जरूरत पड़ेगा, या फिर बिल्डिंग बनाने के समय कुछ इक्विपमेंट का जरूरत पड़ेगा जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ब्रांच से रिलेटेड होगा। तो इस ब्रांच को, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच को हम क्या कहते हैं, मदर ऑफ ऑल इंजीनियर या मदर ऑफ ऑल डिसिप्लिन। मीन सारे इंजीनियरिंग का ये मदर है। अब आते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग ये जो सब्जेक्ट है पढ़ाने का जरूरत क्यों पड़ा, इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग। तो इस सब्जेक्ट का पढ़ाने का मेन मकसद क्या है कि सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो तो 4th ईयर के बाद आपके स्कोप क्या क्या होंगे, आप किस किस फील्ड में काम कर सकते हो, कौन कौन से डिसिप्लिन है, ठीक है। और ये सिविल इंजीनियरिंग का आज के कॉन्टेस्ट में जो इंडस्ट्री और जैसे जो क्लास में लेक्चर है और इंडस्ट्री के बीच में जो एक कनेक्शन है, कनेक्शन कहने का सेंस ये है कि इनके बीच में काफी गैप है। तो किस तरह से इस गैप को फिल किया जाए, जैसे क्लास में जो लेक्चर डिलीवर होते हैं और आप प्रैक्टिकली जब फील्ड में जाके काम करोगे वहां पे बहुत ही डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को किस तरीके से कम किया जाए, सारे कुछ हिस्ट्री से लेके, हिस्ट्री हिस्ट्री के कहने का मतलब है कि जैसे पहले सिविल स्ट्रक्चर देखोगे तो वहां उसके डिजाइन कंस्ट्रक्शन अलग तरीके से होते थे, और आज जो मॉडर्न जो कंस्ट्रक्शन है उसका डिजाइन और कंस्ट्रक्शन डिफरेंट है। तो ये जो टोटल है उस पुराने जमाने से जब से सिविल की शुरुआत हुई और आज जो सिविल इंजीनियरिंग जहां खड़ा है उसके बारे में हम पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम सब चीजों को पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग जो है ये किस चीज से डील करता है। तो सिविल इंजीनियरिंग किस चीज से डील करता है, आप जैसे सिविल इंजीनियरिंग हो तो सिविल इंजीनियरिंग का अगर एडमिशन लेने से पहले आपके इतने दिमाग में तो होगा कि बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, इन सारे का कंस्ट्रक्शन कौन डील करता है, सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियर जो होता है वो डील करता है। तो वही है, सिविल इंजीनियरिंग डील विद कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज ऑफ बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, टनल, कैवर्न, ठीक है, हाईवे, इन सारे चीज का कंस्ट्रक्शन जो है, जो भी चीजों का कंस्ट्रक्शन है वो कौन डील करता है, सिविल इंजीनियर डील करता है। तो सिविल इंजीनियर एक है मिलिट्री इंजीनियरिंग भी करके होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सर्विसेज से रिलेटेड जो काम होते हैं वो सिविल इंजीनियरिंग डील करता है, लेकिन जहां वार से रिलेटेड चीजें होता है वो मिलिट्री इंजीनियर जो होता है वो डील करता है। मिलिट्री इंजीनियर भी सिविल रिलेटेड वर्क ही करता है, लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ पे सिविल सिविल जो होता है वो एक तरह से सर्विस देता है। जैसे रोड बनाया, वो एक आम जनता के लिए क्या हो गया, उस रोड को यूज करके लोग बिजनेस करते हैं, एक एक प्लेस से दूसरे प्लेस को मूव करते हैं। तो ये जनरली सिविल। मिलिट्री इंजीनियर क्या करेगा, जैसे कोई ब्रिज वो भी कंस्ट्रक्ट करेगा, लेकिन उसका जो पर्पस होगा ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने का, उसका मेन उद्देश्य क्या होगा, वॉर के लिए। तो वो भी एक सिविल इंजीनियर का काम कर रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि उसका जो पर्पस है वो क्या है, वॉरफेयर के लिए या कोई स्ट्रेटेजिक जो कुछ एक्टिविटी हुआ उसके लिए वो डिजाइन या कंस्ट्रक्ट करता है। लेकिन सिविल इंजीनियर क्या है, एक सोसाइटी के लिए काम करता है, सर्विसेज के लिए काम करता है। चाहे बिल्डिंग बनाया, तो बिल्डिंग बनाया किस पर्पस के लिए, वहां पे लोग रहेंगे, तो एक क्या तरह सर्विस प्रोवाइड करते हैं।
तो ये बेसिक इन दोनों में डिफरेंस यही है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड पढ़ना है, ना कि मिलिट्री इंजीनियरिंग से। तो सिविल इंजीनियरिंग जनरली क्या डील करता है, इट डील विद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ऑफ बिल्डिंग, रोड, टनल, हाईवे, इस तरीके से ब्रिज, ये सारे कौन डील करता है, सिविल इंजीनियरिंग डील करता है। अब देखो सिविल इंजीनियरिंग जो डील करता है, इसके कुछ स्कोप हैं। स्कोप जैसे सिविल इंजीनियरिंग किस तरीके से काम करेगा, वो कितने किस डोमेन तक काम करेगा, और उसकी काम करने का जो तरीका है वो कैसा होगा। तो कोई भी कंस्ट्रक्शन आप शुरुआत करते हो, ठीक है, किसी भी जैसे बिल्डिंग हो गया, रोड हो गया, या कोई भी आप एग्जांपल ले लो, सिविल जो भी कंस्ट्रक्शन है, तो शुरुआत करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले सर्वे करते हैं। जैसे मान लो कि मुझे एक बिल्डिंग बनाना है, तो बिल्डिंग बनाना तो मैं देखूंगा कि ये किस पर्पस के लिए बना रहा हूँ। मैं कोई इंस्टीट्यूट खोल रहा हूँ, कोई हॉस्पिटल खोल रहा हूँ, या फिर सिर्फ रहने के लिए बना रहा हूँ। रहने के लिए भी क्या मैं कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करूंगा या फिर पर्सनल पर्पस के लिए यूज करूंगा। तो ये हो गया कि हम एक नॉर्मल सा सर्वे कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि सॉइल वगैरह का हम स्टेन चेक करते हैं। चेक करने का मतलब है कि ये जो बिल्डिंग होगा वो किस पर्पस को सॉल्व करेगा। मान लो स्कूल में खोलता हूँ, तो वहां पे क्या होगा, लोड बहुत ज्यादा आएगा। तो लोड ज्यादा आएगा तो वहां पे जो डिजाइन होगा, और अगर मैं अगर कोई बिल्डिंग बनाता हूँ सिर्फ रहने के लिए, तो वहां पे जो बिल्डिंग में लोड आएगा दोनों डिफरेंट होगा। तो दोनों डिफरेंट होगा तो दोनों का डिजाइन अलग होगा, दोनों का कंस्ट्रक्शन अलग होगा, मटेरियल जो यूज होगा कंस्ट्रक्शन के लिए वो अलग होगा। तो ये डिफर कर जाता है कि किस पर्पस के लिए हम स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो स्कोप आता है सिविल इंजीनियरिंग का, वो मेनली किसी भी स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने से पहले उसके दिमाग में तीन चार बातें आनी चाहिए। जैसे कि प्लानिंग करेगा वो पहले, प्लानिंग करने के बाद प्लान में क्या होगा, प्लान करने का मतलब किस पर्पस के लिए, कहाँ बना रहे हैं, क्या इसका यूज है, लोड कितना आएगा, इस तरीके से वो सारी चीजों को एनालिसिस करता है और एक प्लान तैयार करता है कि किस तरीके से मुझे और कहाँ पे चीजों को कंस्ट्रक्ट करना है। दूसरा आता है प्लानिंग के बाद डिजाइनिंग। प्लान तो उसने कर लिया, अब उसको बाद क्या है कि डिजाइन करना। डिजाइन किस किस तरीके से करेगा, मैंने बताया कि डिजाइन करने का तरीका भी सेम है। सेम कैसे कि एक स्कूल बना रहा हूं और एक रहने के लिए घर बना रहा हूं, तो दोनों की डिजाइन जो होगा वो डिफरेंट होगा। क्यों, क्योंकि लोड जो एक्ट करेगा, जैसे स्कूल में क्या होगा, ज्यादा बच्चे होंगे, दौड़ेंगे कूदेंगे, तो उसमें जो लोड होगा वो अलग तरीके से आएगा, और रहने वाला घर में लोड अलग तरीके से आएगा। तो हमें दूसरा जो कंसिडरेशन है हमारा क्या होगा, डिजाइन होगा। थर्ड है कि कंस्ट्रक्ट करने में मान लो कि अगर मुझे जैसे बुर्ज खलीफा हो गया, तो उसका कंस्ट्रक्शन पीरियड जो होगा कितने साल तक होगा, तो लेबर कॉस्ट उसमें कितना लगेगा, मटेरियल कॉस्ट कितना लगेगा, ओवरऑल जो कॉस्ट होगा, जब इनिशियल से फाउंडेशन से लेके फाइनली जब स्ट्रक्चर बन चुका वहां तक जो कॉस्ट होगा, वो कॉस्ट में सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है, मटेरियल, लेबर, सारा कॉस्ट, टाइम। तो वो हम एस्टिमेट करते हैं। प्लानिंग के बाद हमारा तीसरा फेज आता है, दैट इज एस्टिमेशन। और लास्ट जो होता है सुपरविजन एंड मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्शन करने के बाद भी हमें सुपरविजन और मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। जैसे अगर हम रोड बनाते हैं, अगर हम ब्रिज बनाते हैं, तो इनका एक डिजाइन लाइफ होता है। डिजाइन लाइफ जैसे कि मान लो रोड मैंने बनाया, तो रोड मान लो कि 20 साल के लिए बनाया, ठीक है, तो 20 साल क्या ये सर्विस दे पा रहा है। जैसे ब्रिज की बात करें, तो ब्रिज में जो सुपर स्ट्रक्चर होता है, वहां पे क्या होता है, बियरिंग लगे होते हैं लोड को ट्रांसफर करने के। सुपर स्ट्रक्चर से बियरिंग में ट्रांसफर होता है, बियरिंग से पियर कैप पे, पियर कैप से पियर पे, और फाइनली फाउंडेशन में लोड जाता है। ठीक है, मैं ब्रिज की बात कर रहा हूँ। तो वहां पे क्या है, का सुपरविजन जरूरी होता है कि अगर मान लो कि किसी ब्रिज का डिजाइन मैंने 100 साल के लिए किया, तो क्या वो 100 साल तक सर्विस ले पा रहा हूं। तो उसमें क्या होगा, बीच बीच में मेंटेनेंस करना पड़ता है, हमें कुछ चेंजेस लाने पर। चेंजेस इन जैसे ये गांधी सेतु देख लो, महात्मा गांधी सेतु जो है, ये जब से बना है तब से हमेशा मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में जैसे बियरिंग खराब हो चुका, कहीं पे कुछ और प्रॉब्लम आ चुका, अगर हमने इलेक्ट्रिकल वायरिंग कर रखा है, लाइटनिंग की व्यवस्था किया है, तो वो भी लाइटनिंग डैमेज हो सकता है। तो इस तरह के मेंटेनेंस जो है रेगुलर बेसिस पे चलते रहता है। तो ये फाइनल जो स्टेज होता है, दैट इज सुपरविजन एंड मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट, ये सारा इसमें आता है। तो अगर कोई स्कोप की बात करें, तो स्कोप में आप क्या होगा, पहला होगा कि सिविल इंजीनियरिंग पहले तो ये डील किससे करता है, ये मैंने बता दिया। स्कोप में होगा पहला होगा आपका प्लानिंग, प्लान करना होगा, फिर डिजाइन करना होगा। डिजाइन करने के बाद हमें पहले डिजाइन आता है, फिर कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो फिर कंस्ट्रक्शन होगा, और फाइनल जो लास्ट स्टेज होगा, डेट इज सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग और सुपरविजन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये हो गए हमारे स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो इससे रिलेटेड 2019 में
आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे इस पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या है सिविल इंजीनियर का। अब आते हैं सिविल इंजीनियरिंग में कुछ सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया होगा और कुछ आप जो क्योंकि ये थर्ड सेमेस्टर का कोर्स है तो अभी आपको फोर्थ ईयर तक बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो जितने जितने सब्जेक्ट हैं उसके बेसिस पे अलग अलग डिसिप्लिन है सिविल इंजीनियरिंग के। जैसे अगर हाईवे पढ़ते हो तो हाईवे इंजीनियर हो जाओगे, तो फोर्थ ईयर के बाद जब आप प्लेस्ड होगे या किसी कंपनी में काम करोगे नौकरी के लिए, तो आपका एक डोमेन होगा कि आप किस में एक्सपर्टाइज रखते हो, रोड में, ब्रिज में, टनल में, जिसमें भी होगा। तो वो सिविल इंजीनियरिंग के अलग अलग डिसिप्लिन हो जाए, जिस एक सब्जेक्ट में आप कमांड रखते हो उससे रिलेटेड अगर वर्क करते हो तो वो आप वो इंजीनियर कहलाते हो। जैसे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो आप इसमें क्या है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में एक्सपर्टाइज रखते हो। अगर हाईवे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, तो आप सॉइल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके पास होता है। तो उसमें तो इस तरीके से वेरियस डिसिप्लिन सिविल इंजीनियरिंग कहने का सेंस ये है कि अलग अलग सब्जेक्ट जो है के बेसिस पे अलग अलग डिसिप्लिन है सिविल इंजीनियरिंग के। जैसे मेनली मैंने यहाँ पे 9 डिसिप्लिन लिखा है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये ब्रॉडर सेंस में का 9 ब्रांचेस है या 9 डिसिप्लिन है सिविल इंजीनियरिंग के। पहला आता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिसिप्लिन होगा सिविल इंजीनियरिंग का, वो किससे डील करता है, बिल्डिंग कंपोनेंट से और इंजीनियरिंग मटेरियल से। बिल्डिंग कंपोनेंट, जैसे बिल्डिंग में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, जैसे बीम, कॉलम, ये बिल्डिंग के कंपोनेंट हो गए। तो इससे रिलेटेड वो जानकारी रखता है, जैसे बीम डिजाइन करते हो, स्लैब डिजाइन करते हो, ठीक है। और दूसरा है इंजीनियरिंग मटेरियल। इंजीनियरिंग मटेरियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए, अगर मैं इस तरीके से बात करूं कि एक बिल्डिंग बनाने में कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है लार्ज स्केल पे, तो लार्ज स्केल पे आपका होता है क्या, सैंड, सीमेंट, ब्रिक, ये सब क्या है आपकी स्टील मींस रेनफोर्समेंट जो है, ये सारा क्या है आपका इंजीनियरिंग मटेरियल है। तो अगर मैं इंजीनियरिंग मटेरियल की बात करूं, बिल्डिंग बिल्डिंग कंपोनेंट में कौन सा आ जाएगा, बिल्डिंग कंपोनेंट में ये जो बिल्डिंग कंपोनेंट है इसमें इसमें आ जाएगा क्या, बीम, स्लैब, जैसे जिसमें मैं खड़ा हूं अभी आपसे आपको पढ़ा रहा हूं, ये क्या है, एक स्लैब है। उसके बाद बीम, स्लैब से जो लोड होगा वो कहाँ ट्रांसफर होता है, बीम पे होता है। बीम से कहाँ जाता है, कॉलम पे जाता है। तो कॉलम, उसके बाद कॉलम से कहाँ जाता है, फाउंडेशन में। फाउंडेशन में। तो ये क्या है, आपके बिल्डिंग कंपोनेंट है। ये सारा मैंने बताया बिल्डिंग कंपोनेंट, ये सारे क्या होंगे आपके बिल्डिंग कंपोनेंट है, बीम, स्लैब, कॉलम, फाउंडेशन, दीज आर द बिल्डिंग कंपोनेंट। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग मटेरियल। तो इंजीनियरिंग मटेरियल कौन कौन से हो गए, इंजीनियरिंग मटेरियल, जैसे आप एक बिल्डिंग बनाते हो तो उसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है। तो इंजीनियरिंग मटेरियल हो सकता है कौन सा, ब्रिक हो सकता है, ब्रिक हो सकता, सैंड हो चुका, सीमेंट हो चुका, ठीक है, स्टील होता है। स्टील इन द सेंस रेनफोर्समेंट, स्टील किस सेंस में बात कर रहा हूँ, स्टील जो रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट मतलब रीबार, जिसको छड़ कहते हो या फिर सरिया कहते हैं ऐसे लेमन की भाषा में, रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो स्टील हो चुका, सैंड, सीमेंट, ब्रिक, ये सब क्या है आपके इंजीनियरिंग मटेरियल है। इसके अलावा आपका इंजीनियरिंग मटेरियल पेंट वगैरह भी हो सकता है, लेकिन एक घर को बनाने में ये लार्ज स्केल पे यूज होता है, इसलिए इसको इंजीनियरिंग मटेरियल कहते हैं। तो इससे आपका बिल्डिंग कंपोनेंट इंजीनियरिंग, ये किस कौन सा डिसिप्लिन, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिसिप्लिन है वो किससे डील करता है, इस डिसिप्लिन में जो जानकार होंगे, जो एक्सपर्टाइज रखते हैं होंगे, आप में से ही कोई इसके एक्सपर्टाइज होंगे आने वाले टाइम में, तो वो बिल्डिंग कंपोनेंट और इंजीनियरिंग मटेरियल से चीजों को इंफॉर्मेशन रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एडवांस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। एडवांस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम थोड़ा सा एडवांस फॉर्म मींस सिविल के जो स्ट्रक्चर होंगे वो कॉम्प्लेक्स, जैसे बिल्डिंग एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन एडवांस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मींस ऐसे सिविल स्ट्रक्चर जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, मींस ये बिल्डिंग को डिजाइन करने के लिए आप सिंपल भी आप भी डिजाइन कर सकते हो, मैं भी डिजाइन कर सकता हूँ, लेकिन जैसे कॉम्प्लेक्स कुछ स्ट्रक्चर होता है, टनल का डिजाइन हो गया, ब्रिज का डिजाइन हो चुका, इसको हमें डिजाइन करने के लिए आजकल सॉफ्टवेयर के हेल्प से, पहले तो मान लो कि मैनुअली ही होता था, लेकिन आज जो है हम क्या करते हैं,
सॉफ्टवेयर के हेल्प से इसको डिजाइन करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है, ये चीजें क्या है, सिविल स्ट्रक्चर जो इस तरह का स्ट्रक्चर है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए इस सॉफ्टवेयर के हेल्प से ऐसे एडवांस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का डिजाइन करते हैं। तो एडवांस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के डिसिप्लिन के अंदर कौन कौन से आपके सिविल स्ट्रक्चर इंक्लूड है, इसमें डीप फाउंडेशन, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन, डैम, ब्रिजेस, टनल एंड कैवर्न। एक एक चीजों को देखते हैं कि है क्या ये। देखो, डीप फाउंडेशन, अब आते हैं फाउंडेशन में। अगर मैं डीप फाउंडेशन ब्रिज की बात करूं तो आपने देखा होगा ब्रिज इस तरीके से, ये पियर देखा होगा, पियर के ऊपर आप ध्यान से देखना, इधर कुछ पियर कैप होता है, इसके ऊपर बियरिंग लगे होते हैं, और बियरिंग के ऊपर जो है आपका इस तरीके से कोई सुपर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस तरीके से सुपर स्ट्रक्चर होता है जिसपे इसपे आपका व्हीकल वगैरह मूव करता है। ठीक है, तो इसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग एडवांस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जो डीप फाउंडेशन जो लिखा हुआ है, डीप फाउंडेशन को बताने से देखो, फाउंडेशन क्या होता है, दो तरीके के होते हैं। एक सेलो फाउंडेशन होता है, डीप, पहले मैं लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म की बात कर लूं कि लोड किस तरीके से ट्रांसफर होता है, फिर मैं ये फाउंडेशन वाले पार्ट में आता हूं। तो लोड ट्रांसफर किस तरीके से होता है, जैसे कोई लोड व्हीकल अगर इस पे मूव करता है तो वो क्या होगा, ये जो पार्ट है सुपर स्ट्रक्चर, ये क्या है, सुपर स्ट्रक्चर है। सुपर स्ट्रक्चर, लोड पहले सुपर स्ट्रक्चर पे आएगा, सुपर स्ट्रक्चर से क्या होगा, लोड जो होगा वो बियरिंग पे ट्रांसफर होगा। अगर ये मैं ब्रिज के बारे में बात कर रहा हूँ, बिल्डिंग के बारे में भी बताऊंगा किस तरीके से लोड ट्रांसफर होता है। तो बियरिंग पे ट्रांसफर होगा, बियरिंग के बाद ये जो होता है पियर कैप होता है, पियर कैप, पियर कैप से आपका लोड ट्रांसफर होता है पियर पे, पियर पे। और यहां देखोगे नीचे जो अगर बड़े बड़े ब्रिजेस देखोगे तो उसमें क्या होता है, वेल होता है, कुआं, उसके ऊपर होता है एक वेल कैप, वेल कैप, और ये होता है वेल। ठीक है, तो देखो लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से होता है, ये मैं ब्रिज की बात कर रहा हूँ। लोड पहले सुपर स्ट्रक्चर पे आएगा, सुपर स्ट्रक्चर से आपका बियरिंग पे आएगा, बियरिंग जैसे आप फिक्स्ड, जो आप सपोर्ट पढ़ते हो ना, फिक्स सपोर्ट, कैंटिलीवर, तो वो क्या एक्चुअली में बियरिंग उस तरह से अरेंजमेंट रहता है, जो सपोर्ट आपने पढ़ा होगा वो बियरिंग में हम इंप्लीमेंट करते हैं, जैसा सपोर्ट चाहिए होगा उस तरह के बियरिंग होते हैं। तो सुपर स्ट्रक्चर से बियरिंग में आएगा, बियरिंग से ये पियर होता है, पियर के ऊपर जैसे घर में क्या कॉलम होता है, उसी तरीके से बीच में जो पाया बोल दो तो उसको पियर कहते हैं, पियर के ऊपर एक पियर कैप होता है, या इसे पेडेस्टल भी कहते हैं, पेडेस्टल के ऊपर बियरिंग होता है। तो लोड यहाँ सुपर स्ट्रक्चर से बियरिंग में आएगा, बियरिंग से पियर कैप में आएगा, पियर कैप से पियर में आता है। उसके बाद जो बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर होते हैं वहां पे क्या होता है, वेल फाउंडेशन होता है, या फिर आपका पाइल फाउंडेशन होता है, या अलग अलग तरीके के फाउंडेशन होंगे। तो वेल की अगर बात करूं तो वेल, वेल के ऊपर वेल कैप होता है, तो लोड फिर वेल कैप पे आएगा, वेल पे आएगा, और फाइनली वेल कहां तक जाता है, एक हार्ड स्ट्राटा तक जाता है, जहां पे ये कोई रॉक या कहीं पे रॉक बेड होगा, रॉक बेड यहां पे जाता है। तो फाइनली लोड क्या होगा, रॉक पे जाएगा, और इस तरीके से लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये जो पार्ट है वेल, ठीक है, ये क्या होता है, फाउंडेशन का पार्ट है। तो फाउंडेशन जनरली दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका सैलो फाउंडेशन, दूसरा होता है डीप फाउंडेशन। तो इसको देख लेते हैं, एक लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म घर में देख लेते हैं कि बिल्डिंग में किस तरीके से लोड ट्रांसफर होता है। तो बिल्डिंग में जो लोड होता है, रूफ पे आपका, रूफ पे लोड लगेगा, रूफ से जो होता है वो कहाँ आता है, रूफ से आएगा बीम पे, बीम पे लोड जाएगा, बीम से लोड जो होगा वो कहां जाएगा, कॉलम में जाएगा, कॉलम से जो लोड होगा वो कहां जाता है, फाउंडेशन में जाता है। जिस तरह से ब्रिज में था उसी तरीके से यहाँ पे भी आपका फाइनली लोड फाउंडेशन में ट्रांसफर होता है। तो ये जो फाउंडेशन वाला पार्ट है, ये फाउंडेशन दो तरीके के होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, ब्रिज हो चुका
या फिर बिल्डिंग हो चुका या कोई भी और भी सिविल स्ट्रक्चर जहां पे इस तरह से लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म होगा, तो ये फाउंडेशन जो है आपका दो तरीके का होता है। एक होता है सेलो फाउंडेशन, सेलो फाउंडेशन, और दूसरा होता है डीप फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन। तो सैलो फाउंडेशन क्या होता है, जैसे जनरली जो बिल्डिंग आपके रहने का जो बिल्डिंग रहता है, G+2 रहता है, G+3 रहता है, मीन्स ग्राउंड फ्लोर प्लस दो और ऊपर स्ट्रक्चर होंगे। तो उस तरह की उस वहां पे जो फाउंडेशन हम प्रोवाइड करते हैं वो बहुत ही सैलो रहता है, मीन्स उसमें लोड इतना आता ही नहीं कि हमें बहुत डीप जाने की जरूरत है। तो उस तरह के जो फाउंडेशन होता है, अब इसके भी डिफिनेशन B/D लेस देन 1.5 इसको डिफाइन किया गया है कि विड्थ बाय डेप्थ का रेशियो कितना होगा तो सैलो फाउंडेशन कहेंगे, और उसी तरीके से विड्थ बाय डेप्थ का रेशियो कितना होगा कि उसे डीप फाउंडेशन कहेंगे। तो फाउंडेशन जनरली दो तरीके के होते हैं, सैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन। तो ये जो एडवांस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो बात है वो किसके बारे में बात है, डीप फाउंडेशन के बारे में। तो डीप फाउंडेशन में जनरली जैसे मैंने बताया कि आप ब्रिज में देख लो तो वहां पे डीप फाउंडेशन में इसके एग्जांपल आप लिख सकते हो कि ये जो होता है वेल फाउंडेशन हो चुका, दैट कम्स अंडर व्हाट, डीप फाउंडेशन। एंड दूसरा जो है पाइल फाउंडेशन, पाइल भी कैसा है, एग्जाम्पल ऑफ ये डीप फाउंडेशन। और सैलो फाउंडेशन में जो घर वगैरह में जो फाउंडेशन हम प्रोवाइड करते हैं, इसमें फुटिंग आ जाता है, राफ्ट राफ्ट फाउंडेशन आ जाते हैं। इसके अगर एग्जांपल लिखना चाहो सैलो फाउंडेशन के, तो इसमें आ जाता है आपका राफ्ट, ये फुटिंग हो सकता है, दूसरा हो सकता है राफ्ट, हो सकता है राफ्ट फाउंडेशन। ठीक है, इस तरीके से आइसोलेटेड फुटिंग हो सकता है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, दूसरा आता है एडवांस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन। तो अब क्या है जो कंस्ट्रक्शन, अगर जैसे कुछ कंस्ट्रक्शन जो है सी वगैरह से, सी के अंदर से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, या वाटर के अंदर से कोई अगर कंस्ट्रक्शन हम करते हैं किसी भी रोड रोड का, या आजकल जैसे है सी वगैरह में पाइप वगैरह इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे टनल वगैरह में, टनल देखोगे सी के अंदर क्या करते हैं हम, इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट रहेगा, और ये चारों साइड इसके पानी रहेगा, दिस विल बी दिस स्पेस विल बी सराउंडेड बाय वाटर, और इसके अंदर से हम क्या करते हैं, कोई पैसेज क्रिएट करते हैं, या तो ट्रैफिक मूवमेंट के लिए, मींस कोई मटेरियल को मूव करने के लिए, या फिर ह्यूमन को मूव करने के लिए, मींस ट्रैफिक जो होगा यहाँ से मूव करेगा। तो ऐसे कंस्ट्रक्शन जो वाटर के अंदर कंस्ट्रक्ट हुए हैं, जैसे टनल मैंने एग्जांपल दिया, तो ये क्या होगा, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट है डैम। डैम जो है एक सिविल स्ट्रक्चर है जिसका पर्पस क्या है, डैम कुछ इस तरीके से होता है, डैम कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, यहाँ पे वाटर, ये इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम साइड, ये अपस्ट्रीम साइड होगा, और यहाँ पे कहीं डाउन स्ट्रीम होगा, यहाँ पे पानी होगा, दैट इज डाउन स्ट्रीम। तो डैम जो है सिविल एक एक सिविल स्ट्रक्चर है जिसका पर्पस क्या है, पर्पस पहले तो इसमें होता क्या है, डैम में होता है एक हम स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसका पर्पस होता है वाटर को स्टोर करना। और ये जो वाटर स्टोर हुआ है इसमें अपस्ट्रीम साइड में, मान लो कि एक रिवर इधर से फ्लो हो रहा था, और यहाँ पे सपोज इधर से रिवर फ्लो हो रहा था, यहाँ हमने डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो डैम कंस्ट्रक्ट करने से ये जो वाटर स्टोर हुआ उसका यूज क्या करते हैं, हम इस वाटर को यूज करते हैं आइदर फॉर इरिगेशन और फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो डैम क्या है, डैम सिविल स्ट्रक्चर जिसका पर्पस है वाटर को स्टोर करना, और किस पर्पस के लिए, इरिगेशन पर्पस के लिए, या फिर होता है आपके इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ब्रिजेस। तो ब्रिजेस आपको बताना है कि ब्रिज क्या होता है, दो चीजों को कनेक्ट करता है। जैसे कि अगर हम हाईवे बना रहे हैं, बीच में क्या होगा, कोई रिवर आ चुका या छोटा नाला आ चुका, तो उस चीजों में क्या करते हैं हम कि इस किनारे से दूसरे किनारे तक कनेक्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम ब्रिज कहते हैं। इसकी भी डेफिनेशन है कि ये जो लेंथ होगा इट शुड बी मोर देन 60 मीटर, तो ही हम उसे ब्रिज का नाम देंगे, नहीं तो कलवर्ट आता है, कलवर्ट का डिजाइन करते हैं, मीन्स अगर 60 मीटर से एवोव रहा लेंथ, लेंथ वाइज अगर 60 मीटर से एवोव रहा तो उसे हम ब्रिज कहते हैं। तो ब्रिज क्या होगा, दो किनारों को कनेक्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है। टनल जो है
आप देखोगे कि अगर मान लो कोई हम हाईवे या फिर रेल नेटवर्क के लिए रेलवे ट्रैक बिछा रहे हैं तो हिली रीजन में क्या होता है जैसे ये वेस्टर्न घाट में आप ट्रेवल करोगे तो बहुत सारा आपको क्या मिला टनल मिलता है, ठीक है। वेस्टर्न घाट हो चुका और इसी तरीके से आप मुंबई से अगर गोवा जाते हो बाय ट्रेन तो यू विल फाइंड सो मेनी टनल्स ड्यूरिंग दैट जर्नी। या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन में आप चले जाओ तो वहां पे आपको टनल जो है बहुत ज्यादा दिखाई देता है। तो टनल होता क्या, टनल एक सिविल स्ट्रक्चर है। टनल कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। यहाँ पे एंट्री होगा और यहाँ पे दोनों साइड टनल क्या होगा, दोनों साइड एंट्री एंड एग्जिट दोनों साइड में ओपनिंग होता है। एक साइड से एंट्री करते हैं और दूसरी साइड से एग्जिट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम टनल पर्पस क्या होता है, जैसे रेलवे नेटवर्क बिछा रहे हैं तो वहां पे अगर पहाड़ वगैरह आ जाते हैं तो हम पहाड़ में क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, कटिंग करके हम टनल कंस्ट्रक्ट करते हैं और ताकि ट्रैफिक अनइंटरप्टेड रूप से मूव कर सके, ठीक है। दूसरा आता है कैवर्न इंजीनियरिंग। कैवर्न क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि टनल में बोथ साइड ओपनिंग रहता है, लेकिन कैवर्न में क्या होता है कि एक साइड ओपनिंग रहता है। ये किस पर्पज के लिए, जैसे यहाँ पे क्या होगा, कैवर्न जो है, कैवर्न में यहाँ पे ओपनिंग होगा और दूसरी साइड से क्लोज होता है। जनरली ये क्या होता है, रॉक वगैरह का रॉक बेड रहता है, रॉक बेड रहेगा। और इसका कंस्ट्रक्शन या तो नेचुरली फाउंड होता है या फिर हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसका पर्पस क्या है, जैसे टनल में बताया कि रेल मूव कर जाएगा या फिर ट्रैफिक आपका कार व्हीकल कोई भी चीज मूव करने के लिए हम बनाते हैं। ये कैवर्न जो है, कैवर्न का पर्पस क्या है, हम कुछ स्टोर करना चाहते हैं। स्टोर कैसा चीज करना चाहते हैं, जैसे कोई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट वाला चीज हो। जैसे अभी आपने देखा कि क्रूड ऑयल का जो ये कोरोना के बाद सारा ट्रैफिक बंद हो चुका, मींस कोई व्हीकल मूव नहीं करता, पूरा वर्ल्ड शट डाउन था। तो उस केसेस में क्या होगा, ऑयल का कंजप्शन हुआ ही नहीं। ऑयल का कंजप्शन नहीं होने की वजह से क्या हो गया, ऑयल का प्राइस डिक्रीज कर गया। तो ऑयल का प्राइस डिक्रीज कर गया तो हम उसको एक एडवांटेज के रूप में ले सकते हैं। और हमने क्या किया, बहुत सारा क्रूड ऑयल परचेज किया क्योंकि लो प्राइस में मिल रहा था। तो उतना परचेज करने के बाद उसको स्टोर भी करना पड़ेगा। तो स्टोर करने के लिए ये जो कैवर्न जो होते हैं वो एक्चुअली में इसी पर्पज के लिए होते हैं। जैसे नेचुरल गैस स्टोर करना हो या फिर क्रूड ऑयल स्टोर करना हो या कोई वेपन हो जिसे हम छुपाना चाहते हो, तो वो भी क्या है, हम कैवर्न में स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे कैवर्न को, कैवर्न जो है ये एक साइड से ओपनिंग रहेगा, इसमें नेचुरल गैस या फिर क्रूड ऑयल स्टोर करते हैं और फाइनली बाद में इसको सील कर देते हैं। जब हमें इसको स्टोर करके हम फ्यूचर पर्पस के लिए रखते हैं, जब हमें लगेगा कि हमारे पास जो स्टोरेज है वो खत्म हो चुका है, तो फिर हम ये जो हमने फ्यूचर के लिए स्टोर किया था इसको हम यूज कर सकते हैं। तो कैवर्न जनरली इसी पर्पस के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बिल्डिंग प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। बिल्डिंग प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में क्या है, ये जो है ये ऐसा डिसिप्लिन है जो किस चीज को डील करता है, ओवरऑल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से डील करता है। मीन्स किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने से लेके अंत तक जो भी आपका मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट, मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट कहने का सेंस ये है कि किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे, किस तरीके से कॉस्ट को कट करेंगे, कम टाइम में प्रोजेक्ट को किस तरीके से कंप्लीट करना है, ठीक है। ये सारा किस में आ जाता है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में आ जाता है। एक आपका सिविल का सब्जेक्ट भी है दैट इज सीपीएम एंड पर्ट, तो उसमें कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, सीपीएम एंड पर्ट, ये जो मैंने लिखा है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट प्लानिंग, ये जनरली क्या है, सीपीएम एंड पर्ट जो आपका सब्जेक्ट होगा उसमें क्या है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ये तीनों चीजों के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है। और ये जो कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट होता है ये करते क्या है, इनका पर्पस है कि प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है उसको कम किया जाए, टाइम को कम किया जाए, ठीक है, मटेरियल कंजप्शन को कम किया जाए, मींस कम मटेरियल में ही आपके स्ट्रक्चर रेडी हो, लेकिन ऐसा नहीं कि क्वालिटी के साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ठीक है। तो ये सब पर्पस होते हैं, मींस कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन को प्लान करना और उसको मैनेज करना, ये आपका कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। पहले जो था पुराने टाइम में, आज के 80 60 टू 70 इयर्स बैक, ये इन्वायरमेंटल इंजीनियर का इतना रोल नहीं था। लेकिन जैसे जैसे अभी क्या है, इन्वायरमेंटल एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है। कोई भी प्रोजेक्ट करने से कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले देखते हो कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, EIA। ये जो है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, कोई भी प्रोजेक्ट आप शुरू करोगे तो उसमें जो है
पहला हम क्या करते हैं, ईआईए, ये जो ईआईए है एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, कि ये कंस्ट्रक्ट करने के लिए किस तरीके से इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ईआईए मैंने बताया कि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले क्या है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करते। तो पहले ये जो था इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को कोई बहुत ही मतलब 50 टू 60 इयर्स बैक इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता था, लेकिन आज क्या है कि आप देखते हो कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है, जैसे वेदांता का उड़ीसा में काम शुरू हुआ, वहां पे लोगों ने वो किया, स्ट्राइक किया। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि इससे क्या होगा, इन्वायरमेंट जो होगा उससे इम्पैक्ट पड़ेगा और उनके लाइफ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये जो है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग क्या है, ये इस तरह की रिपोर्ट तैयार करता है, कितना इन्वायरमेंट को डैमेज हो सकता है और उस डैमेज को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे बहुत सारे जो माइनिंग एक्टिविटीज होते हैं, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज अगर हम अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, अर्थ से एक्सट्रैक्ट मतलब जैसे जो माइनिंग इंजीनियर होता है, जैसे कोल का एक्सट्रैक्शन हो गया या कोई मिनरल्स, गोल्ड हो गया, गोल्ड का एक्सट्रैक्शन हो, कॉपर का एक्सट्रैक्शन हो गया, तो एक्सट्रैक्शन कहाँ से होता है, जमीन के अंदर से। तो जमीन के अंदर जो एक्सकवेट करते हैं हम जो मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो एक्सट्रैक्शन के लिए हम दो तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एक तो होता है सरफेस माइनिंग, दूसरा होता है अंडरग्राउंड माइनिंग। तो सरफेस माइनिंग क्या है, सरफेस माइनिंग में हम क्या करते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं, मीन्स इसमें जो मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका क्या है कि जैसे ये जमीन है तो इसमें हम क्या किए, मिट्टी को हटाते गए और ये बहुत डीप जाता है, मान लो कि 100-150 मीटर तक सरफेस ऑफ अर्थ से नीचे जाते हैं, और उसके बाद हमें मिनरल्स मिलता है और वो मिनरल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इससे दिक्कत क्या होता है कि इस जब 150 मीटर या 100 मीटर नीचे जाते हैं तो ग्राउंड वाटर जो है वो टोटली पॉल्यूट हो जाता है। किस तरीके से, गड्ढा खोदा कुछ लेवल मीटर, मान लो 30 ग्राउंड वाटर है। अब जो वहां पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चलेगा, कंस्ट्रक्शन सिर्फ ऐसे नॉर्मल जो ट्रेडिशनल है वो स्पेड्स या इससे तो खुदाई होता नहीं है, बड़े बड़े आपके एक्सकावेटर लगे होते हैं, फिर वो जो मिनरल एक्सट्रैक्ट हुआ या जो मटेरियल, मान लो कि पहले तो मिनरल मिलेगा नहीं, पहले क्या होगा, जो अर्थ है उसको एक्सकावेट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या करना पड़ता है, उसको जो मिट्टी हमने खोदा है उसको उठा के कहीं पे जाके डंप करना पड़ता है। तो ये जो है एक्सट्रैक्शन, एक्सकावेशन एंड डंपिंग, ये प्रोसेस में क्या होता है, बहुत सारे आपके, पहला तो ये है कि जो टॉप लेयर ऑफ अर्थ है, जो फर्टाइल लैंड था, वो किसी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए था, उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। कुछ मीटर तक ही, कुछ सेंटीमीटर तक ही फर्टाइल लैंड मीन्स वो जिसमें प्लांट ग्रो हो सकता है, वो लेयर रहता है, तो वो तो हमने क्या किया, रिमूव कर दिया, ठीक है। रिमूव करने से क्या होगा, इस तरह से फार्म जो है, जिस किसान का या जिसका भी वो लैंड है जिस पे अगर एग्रीकल्चर ग्रो करता है, तो वो क्या होगा, अब उस वो लैंड अब फर्टाइल रहा। तो पहला तो प्रॉब्लम ये हुआ। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जब एक्सट्रैक्शन करते जाते हैं, मींस मटेरियल को रिमूव करते जाते हैं, तो उससे बहुत सारे डस्ट रिमूव होते हैं। और सिर्फ ये जो एक्सट्रैक्शन है सिर्फ मशीन्स के हेल्प से नहीं किया जाता, इसमें क्या होता है कि ब्लास्टिंग भी करते हैं। ब्लास्टिंग क्या करते हैं, जब कुछ नीचे जाएंगे तो ये जो रॉक है उसका बेड मिलेगा, तो रॉक को तोड़ने के लिए सिंपल जो हमारे पास एक्सकावेटर होते हैं वो सफिशियंट नहीं होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसमें ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिल करके वहां पे ब्लास्ट मटेरियल डालते हैं और उसको ब्लास्ट करते हैं। तो जो ब्लास्टिंग होता है तो उससे क्या होता है कि बहुत सारा डस्ट इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाता है। इसके अलावा ब्लास्टिंग के दौरान जो भी आसपास एरिया है या विलेजेस हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या, ब्लास्ट की वजह से एक हमेशा सिस्मिक वेव जनरेट होता है, जिसकी वजह से जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी घर है, वो क्या होता है, हमेशा वर्नरेबल रहता है, किससे, सिस्मिक वेव से। तो वो कोलैप्स हो सकता है, वो टूट सकता है। तीसरा, इन्वायरमेंट पॉल्यूट हुआ ब्लास्टिंग की वजह से। चौथा ये होता है कि जो मटेरियल हम निकालते हैं, जो भी वेस्ट जनरेट होता है सॉइल वगैरह, उसको हम कहीं डंप करते हैं, तो डंप करने के लिए हवा में तो डंप नहीं करेंगे, उसके लिए भी फिर जमीन चाहिए होता है। तो वो फिर वो फार्मलैंड क्या होगा, फार्मलैंड को हम जो कृषि के लिए यूज हो सकता था एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, उसको हम किस लिए यूज कर रहे हैं, डंप करने के, वेस्ट को डंप करने के लिए। फिर जब ज्यादा डीप तक जाते हैं तो फिर ग्राउंड वाटर किसके कांटेक्ट में आता है, ये जो वेस्ट है, ब्लास्टिंग मटेरियल और जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसके कांटेक्ट में आता है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूट होता है। ग्राउंड वाटर पॉल्यूट होगा तो क्या होगा, जो भी नियर बाई एरिया से जो ग्राउंड वाटर है ड्रिंकिंग सोर्स के लिए, वो पानी पॉल्यूट हो चुका, उनका हेल्थ इशू होगा। दूसरा ये हो सकता है कि ग्राउंड वाटर, बहुत आज भी एग्रीकल्चर को इरिगेट करने के लिए हम ग्राउंड वाटर यूज करते हैं, तो ग्राउंड वाटर यूज करते हैं तो उसमें क्या है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो चुका, अगर वो पॉल्यूटेड वाटर को अगर एग्रीकल्चर में भी यूज करते हैं तो क्या होगा, जो आपका क्रॉप है वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय होता है।
तो ये सारे क्या है जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूं, तो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट में ये सारी चीजें एनालाइज किया जाता है कि किस तरीके से इन्वायरमेंट जो है इंपैक्ट हो रहा है। इसके अलावा आज जो आपका जो मॉडर्न सोसाइटी है, इसमें पहले इतना वेस्ट जनरेट नहीं होता था, लेकिन आज जो है आपका वेस्ट जनरेशन ज्यादा बढ़ चुका है। जैसे पहले जो था मिट्टी का बर्तन यूज होता था, दैट वाज बायोडिग्रेडेबल, बट प्रेजेंट में हम क्या यूज कर रहे हैं, वैसे मटेरियल यूज कर रहे हैं जो इजिली इन्वायरमेंट में डिग्रेड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर उसको हम जैसे प्लास्टिक हो चुका, प्लास्टिक का आज कंजप्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है वेस्टर्न कंट्रीज में, तो और इससे भी हमारे कंट्री से भी ज्यादा है। तो इस तरह के जो प्लास्टिक या इस तरह के जो मटेरियल है, तो इससे सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है। इसके अलावा जो फूडिंग हैबिट्स हमारा चेंज हो चुका है, हम फास्ट फूड की तरफ ज्यादा मूव कर चुके हैं, तो उसको पैकेजिंग वगैरह में प्लास्टिक ज्यादा यूज हो रहा है, या पैकेजिंग मटेरियल ऐसा है जो डिग्रेडेबल इजीली नहीं है, तो इससे क्या हो रहा है, सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है। तो जो इन्वायरमेंटल इंजीनियर है वो क्या करता है, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वो उसका पहला काम है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, किस तरीके से सॉलिड वेस्ट जो जनरेट हो रहा उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए। अगर इंडस्ट्री वगैरह सेट करना है तो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट वो देता है। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो चुका, फिर है वाटर ट्रीटमेंट। अब जो मैंने बताया कि जैसे ये सॉलिड वेस्ट हो चुका, सॉलिड वेस्ट क्या हुआ, हम पानी वगैरह का कंजप्शन ज्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या हो चुका है, वाटर भी पॉल्यूट हो चुका, वो फाइनली जो वाटर है वो कहीं रिवर वगैरह में डिस्चार्ज होगा, या फिर जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री से जो वेस्ट निकल रहा है उसको हम क्या करते हैं, डाइल्यूट करके रिवर वगैरह में डिस्चार्ज कर। जैसे बेस्ट एग्जांपल आप गंगा देख लो, कानपुर में आते थे गंगा बिल्कुल नाले की तरह हो जाता है, मींस टोटली पॉल्यूट हो चुका है। तो ये जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग होता है वो वाटर ट्रीटमेंट भी करता है, मींस वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन और नॉलेज रखता है, और वाटर को ट्रीट करके फिर हम डिस्चार्ज रिवर वगैरह में करते हैं। तो इस तरीके से आज के कॉन्टेस्ट में जो इन्वायरमेंटल इंजीनियर है, इसका वर्किंग स्कोप जो है वो ज्यादा बढ़ चुका है। अब वो किस किस चीजों को डील करता है, दैट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। फिर आप देखो कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से सेंस ये है कि जैसे कोई प्लांट सिटी है या अनप्लांट सिस्टम, वाटर तो सब जगह पहुंचाना है, तो वाटर जो पहुंचाना है उसमें वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो, अलग अलग तरह के पैटर्न होते हैं कि किस तरीके से वाटर को जैसे ये ग्रिड पैटर्न हो गया, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न होते हैं। मींस पैटर्न इन द सेंस कि जो पाइप का नेटवर्क होगा, जो वाटर टैंक से, जो मान कोई प्लांट से टैंक में आया, टैंक से क्या होगा, घरों में जाएगा, तो ये घरों में जाने का जो प्रोसेस है वो पाइप के थ्रू होगा। तो पाइप का पैटर्न किस तरह, अब जिस तरह का सिटी है, जिस तरह से लोगों ने सिटी को बसाया है, उस तरीके से पाइप का डिजाइन होता है। और डिजाइन इस तरीके से किया जाता है कि एक हेड मिले, हेड कहने का सेंस है कि टेप खोले तो वाटर प्रेशर के साथ गिरे, पता चला कि टैंक कुछ इस पोजीशन पे है और घर कहीं यहाँ पे है, तो क्या वाटर यहाँ जा पाएगा, जा पाएगा, तो इसके लिए कुछ अलग अरेंजमेंट होगा। अगर ये घर कहीं यहाँ पे है तो along the gravity also water can flow and it will reach to this house। तो ये सारा जो है इन्वायरमेंटल इंजीनियर जो होता है वो डील करता है, या इस डिसिप्लिन के अंदर जो भी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन जो है, इसके अंदर जो इंजीनियर्स होते हैं या ये डिसिप्लिन जो होता है इन चीजों को डील करता है, और जो इंजीनियर होता है वो इन चीजों के बारे में जानकारी रखता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। अगला जो डिसिप्लिन है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, दैट इज जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जो है, इसको पढ़ने से पहले एक चीज जानना होगा, सॉइल मैकेनिक्स। जो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है ये एक्चुअली दो पार्ट से बन के बना है। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, इसमें दो पार्ट है, दो पार्ट मिलके ये आपका जियो टेक्निकल इंजीनियर बना है। पहला पार्ट जो है वो है सॉइल मैकेनिक्स, और दूसरा जो है वो है रॉक मैकेनिक्स। रॉक मैकेनिक्स, ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स और रॉक मैकेनिक्स ये दोनों मिलके जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग ब्रांच को फॉर्म किया है, इस डिसिप्लिन को फॉर्म किया है। अब देखो सॉइल मैकेनिक्स में और रॉक मैकेनिक्स में दोनों में स्टडी जो होगा डिफरेंट। सॉइल मैकेनिक्स में आपका किससे रिलेटेड स्टडी होगा, सॉइल से रिलेटेड, और रॉक मैकेनिक्स में रॉक से रिलेटेड होगा। अब देखो सॉइल मैकेनिक्स जो है, सॉइल का जो डिफिनेशन है, अगर हम इन जनरल लेमैन की भाषा में बात करें तो सॉइल क्या है, सॉइल एक ऐसा मटेरियल है, या सॉइल इज द
टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ ऑन विच द प्लांट ग्रोज। तो ये सॉइल कैसा एक लेयर है अर्थ का, अर्थ के अलग अलग लेयर है, ठीक है, मेंटल क्रस्ट, इस तरीके से दो तीन पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो सॉइल जो है वो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ है जिसपे प्लांट ग्रो करता है। लेकिन ये जो डिफिनेशन है वो किसके लिए है, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, जो किसान है तो वो सब इस डिफिनेशन को यूज करते हैं, जहां पे प्लांट ग्रो कर गया वो सॉइल है उनके लिए। लेकिन अगर जियो टेक्निकल इंजीनियर की बात करूं या सॉइल इंजीनियर की बात करूं तो उनके लिए ये डिफिनेशन नहीं होता, कोई प्लांट ग्रो कर गया उनके लिए कोई काम की चीज नहीं है, क्योंकि जियो टेक्निकल इंजीनियर को क्या करना है, स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना है। तो इनके लिए जो सॉइल का डिफिनेशन है वो जियो टेक्निकल टर्म की बात करें तो उसमें होता है द अनकंसोलिडेटेड मटेरियल फॉर्म बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। तो रॉक्स को लॉन्ग रन में रॉक का ही वेदरिंग होके, आइदर फिजिकल या मैकेनिकल मीन से किसी भी तरीके से रॉक का वेदरिंग होके ही सॉइल फॉर्मेशन होता है। तो ये जो सॉइल वर्ड है सॉइल मैकेनिक्स में, ये किससे बना है, ये एक लैटिन वर्ड है सोलियम, ठीक है। और ये सोलियम का अगर मीनिंग देखोगे वेबस्टर डिक्शनरी में तो वो बोलता है कि टॉप मोस्ट लेयर ऑन विच द प्लांट ग्रो। तो मैंने बताया कि हमारे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के टर्म में सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, अनकंसोलिडेटेड मटेरियल, अनकंसोलिडेटेड मटेरियल फॉर्म बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। तो रॉक के डिसइंटीग्रेट होने से जो मटेरियल फॉर्म हुआ दैट इज सॉइल। और ये रॉक मैकेनिक्स में रॉक का जनरली जैसे आप अंडरग्राउंड कोई टनल बना रहे हैं तो टनल तो ऐसा नहीं कि 1 मीटर नीचे कंस्ट्रक्ट कर दिए, क्योंकि जैसे आप दिल्ली में देखोगे छावड़ी बाजार करके है या पुरानी दिल्ली में देखोगे तो वो बहुत ही डेंस एरिया है, तो वहां पे जो मेट्रो का कंस्ट्रक्शन जो है, मेनली जो दिल्ली में जो भी मेट्रो कंस्ट्रक्शन है वो ओवरहेड है, मींस अबव द सरफेस ऑफ अर्थ है। लेकिन कहीं कहीं पोर्शन पे जो ये मेट्रो कंस्ट्रक्शन है वो बिलो द ग्राउंड है, ठीक है। में बिलो द ग्राउंड जो है, मैंने बताया कि पुरानी दिल्ली हो गया या छावड़ी बाजार हो गया या कन्नॉट प्लेस वाला जो एरिया है, वहां पे देखोगे कि जो मेट्रो है वो अंडरग्राउंड है। तो अंडरग्राउंड 1-2 मीटर नहीं होता है, 20 मीटर 25 मीटर नीचे सरफेस ऑफ अर्थ से हमें ये टनल कंस्ट्रक्ट करना होता है। क्योंकि जो जैसे पुरानी दिल्ली में जो एरिया है वो टोटली क्राउडेड है, तो वहां पे उसका भी लोड आ रहा होगा, तो हमें इस तरीके से उस डेप्थ पे जाना पहुंचना होता है जहां पे ये जो सरफेस पे जो ये कंस्ट्रक्शन है उसका लोड जहां पे एंड हो जाता है, मींस उसका लोड फाइनली फाउंडेशन से सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसके बाद वाले लेयर पे हमें टनल कंस्ट्रक्ट करना। तो जनरली वैसे लेयर होते हैं जहां पे रॉक्स वगैरह आता है, तो इसमें हमें रॉक्स के प्रॉपर्टीज वगैरह पता होना चाहिए कि किस तरह का सॉफ्ट रॉक है, हार्ड रॉक है, ठीक है। अगर सॉफ्ट रॉक होगा तो वहां पे कंस्ट्रक्शन अलग तरीके से होगा, हार्ड रॉक होगा तो वहां पे कंस्ट्रक्शन अलग तरीके से होगा। तो इसमें रॉक का क्लासिफिकेशन जैसे RMR, RQD, क्यू क्लासिफिकेशन, तरीके से रॉक के अलग अलग प्रॉपर्टी समझने के लिए अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन है, और हम रॉक के प्रॉपर्टी को समझ के कोई सिविल कंस्ट्रक्ट करेंगे, सिविल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग इंजीनियर जो है वो क्या है, सॉइल मैकेनिक्स के बारे में भी नॉलेज प्रोसेस करता है और रॉक मैकेनिक्स के बारे में भी नॉलेज प्रोसेस करता है, क्योंकि सिविल स्ट्रक्चर जो है सॉइल पे भी कंस्ट्रक्ट होंगे और ये रॉक के भी उस पे बेड पे कोई स्ट्रक्चर, जैसे टनल हो गया, यहाँ पे आप मान सकते हो कि हाईवे हो चुका तो वो जनरली टॉप लेयर पे ही होता है, तो वहां पे सॉइल मैकेनिक्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, और अंडरग्राउंड द अर्थ जाएंगे या ऐसे लेयर पे जाएंगे जहां पे रॉक आता है तो वहां पे रॉक मैकेनिक्स की इन्फॉर्मेशन या नॉलेज होना चाहिए। तो ये जो डिसिप्लिन है आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, वो जनरली किसे डील करता है, सॉइल इन्वेस्टिगेशन, सॉइल को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। सॉइल के इन्वेस्टिगेशन से कहने का मतलब ये है कि या तो टॉप लेयर पे जैसे हाईवे वगैरह कंस्ट्रक्ट करना है तो वो सरफेस ऑफ द अर्थ पे होगा, अगर नीचे अगर टनल वगैरह कंस्ट्रक्ट करना है, अंडरग्राउंड टनल कंस्ट्रक्ट करना है तो उसमें क्या होगा, आपको रॉक वगैरह का इन्फॉर्मेशन। तो ये सॉइल इन्वेस्टिगेशन में जनरली हम इसी तरह के इन्फॉर्मेशन या नॉलेज एक्वायर करते हैं। दूसरा है
फाउंडेशन डिजाइन। अब कोई भी स्ट्रक्चर बने, चाहे बिल्डिंग हो, रोड हो, टनल हो, कोई भी स्ट्रक्चर हो, सब में क्या होगा, लोड फाइनली वो फाउंडेशन से ही डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो फाउंडेशन का नॉलेज होना, और फाउंडेशन किस तरह से लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा, सॉइल वहां पे क्या है, या सॉइल बोल लो, या सॉइल हो या रॉक हो, उसका मटेरियल की प्रॉपर्टी किस तरीके से है, तो उसके हिसाब से हम फाउंडेशन का डिजाइन कर दे। स्टडी ऑफ जियोलॉजी, तो स्टडी ऑफ जियोलॉजी, ये जो स्टडी ऑफ जियोलॉजी है, जियोलॉजी का स्टडी क्यों जरूरी है, क्योंकि स्ट्रक्चर में जियो मीन्स होता है अर्थ, एंड लॉजी मीन्स होता है लॉजिकल स्टडी, मीन्स अर्थ का लॉजिकल स्टडी ही क्या कहलाता है, जियोलॉजी कहलाता है। तो जियोलॉजी में अलग तरह के स्टडी होते हैं, जिसमें रॉक वगैरह जो है, रॉक या मिनरल्स जो होते हैं, तो मिनरल्स के बारे में जनरली स्टडी होता है। जैसे मैंने बताया कि माइनिंग एक्टिविटी करते हैं, तो माइनिंग से हमें रॉक मिलेंगे, और मिलेगा, और से हमें मिनरल्स होते हैं, तो अलग अलग मिनरल्स भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो वो जो जियोलॉजी है, स्टडी ऑफ जियोलॉजी, जियोलॉजी का इंफॉर्मेशन भी हमें, इसमें जियोलॉजी का इंफॉर्मेशन हमें क्यों रखना जरूरी है एक सिविल इंजीनियर को, ये जो जियोलॉजी है, मैंने बताया कि जियोलॉजी क्या है, जियो मीन्स अर्थ होता है, अर्थ, एंड लॉजी मीन्स होता है लॉजिकल स्टडी, लॉजिकल स्टडी, ठीक है। तो ये रहा आपका जियोलॉजी। अब एक सिविल इंजीनियरिंग इंजीनियर को जियोलॉजी का स्टडी क्यों करना पड़ेगा, जियोलॉजी का स्टडी इसलिए करना पड़ेगा, अगर सपोज करो कोई पहाड़ है, तो उसको अगर हमें कट करना है, तो इसमें जियोलॉजी में देखोगे, आपका जब रॉक्स वगैरह का स्टडी करोगे, तो उसमें फॉल्ट वगैरह आता है, फॉल्ट, तो फॉल्ट एक वीकेस्ट प्लेन होता है, या फिर रॉक को किस तरीके से कट कर, जैसे क्लीवेज होता है, तो क्लीवेज मींस वीकेस्ट सरफेस होता है, और वीकेस्ट लेयर होता है, जहां से रॉक को तोड़ोगे तो आसानी से टूट जाएगा। इस फॉल्ट जो होता है, अगर देखोगे, तो फॉल्ट एक लाइन होता है, जहां से एक जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर दूसरे से सेपरेट होता है। तो अगर मुझे किसी स्ट्रक्चर को तोड़ना होगा, तो फॉल्ट के अलोन में तोड़ूं, तो क्या होगा, आसानी से ब्रेक कर जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जैसे ब्लास्टिंग मटेरियल वगैरह यूज कर रहे हैं, तो उसमें कॉस्ट हमारा कट हो जाएगा। दूसरा, किस सरफेस होता है फॉल्ट, तो चीजें आसानी से ब्रेक हो जाएंगे, जिससे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी फास्ट हो जाएगा, जल्दी तोड़ दोगे तो जल्दी कंस्ट्रक्ट भी कर लोगे। तो इसलिए जियोलॉजी का स्टडी भी सिविल इंजीनियरिंग को जरूरत पड़ता है। जैसे पुराने जमाने में आप देखोगे कि पहले जो किला वगैरह बनता था, तो वो क्या होता था, किसी ऊंचाई पे या पहाड़ों पे बनाते थे, या फिर पहाड़ पे ही जो मेटेरियल है, उसी को कट करके वो वहीं से मैनुअली कट करते थे, और मैनुअली कट करके ही उसी मटेरियल को यूज करके वो किला बनाते थे। तो जो पहले के लोग थे, वो ज्यादा एक्सपर्ट थे, वो क्या करते थे, रॉक वगैरह है, तो रॉक वगैरह को सिंपली इस तरीके से हैमरिंग करके वो पता कर लेते थे कि फॉल्ट कहाँ है। फॉल्ट जैसे उनको पता चल चुका, क्योंकि फॉल्ट में वो साउंड, जैसे किसी मटेरियल पे अगर आप हैमर करते हो, तो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग तरीके के साउंड आते हैं। तो कुछ एक्सपर्ट लोग थे जो ये समझ जाते थे कि फॉल्ट पे अगर हैमरिंग होता है, या फिर फॉल्ट जो है अगर इस पोजीशन पे हैमरिंग किए, तो फॉल्ट किस पोजीशन पे है। उनको जैसे ही फॉल्ट पता चल जाता था, तो फॉल्ट से वो वीकेस्ट प्लेन डिसाइड कर लेते थे। वीकेस्ट प्लेन डिसाइड करने के बाद वो पहाड़ों को इजीली ब्रेक कर लेते थे, और ब्रेक करने के बाद वो क्या करते थे, जो किला वगैरह का कंस्ट्रक्ट करते थे, और आसानी से हो जाता है। इससे उनका टाइम भी बचता था, और उनका जो लेबर था वो भी बचता था, ठीक है। तो ये जो है, ये सारा स्टडी किस में आता है, आपका जियोलॉजी में आता है। नेक्स्ट है सर्वेइंग एंड लेवलिंग। सर्वेइंग एंड लेवलिंग एक्चुअली में क्या है, किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले क्या करते थे, हम सर्वे करते हैं। ये पहला पार्ट होता है किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले। तो सर्वे में जनरली क्या होता है, सर्वे में हम क्या करते हैं, किसी, अगर सपोज करो एग्जांपल से इस बात को समझते हैं कि सर्वे इंजीनियर का पर्पस क्या है। सपोज करो हमें कोई एक हाईवे कंस्ट्रक्ट करना है, तो हाईवे मान लो कि एक रोड ए हो सकता है, या रोड ए, ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो एक तरीका ये हो सकता है, पॉइंट ए से बी पहुंचने के लिए हो सकता है एक स्ट्रेट लाइन हो, या फिर पॉइंट ए से बी पहुंचने के लिए इस तरह का भी हमें रोड कंस्ट्रक्ट करना पड़ सकता है। तो हम जो ये सर्वे एंड लेवलिंग, जो सर्वेइंग एंड लेवलिंग है, तो पहला क्या होता है, प्रिलिमिनरी सर्वे होता है। प्रिलिमिनरी सर्वे में हम क्या करते हैं, हम चीजों को देखते हैं कि पहले जस्ट विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं कि कहाँ से रोड कंस्ट्रक्ट करें। अगर रोड की मैं बात करूँ, तो रोड किस तरीके से गुजरेगा कि आसानी से क्या होगा, आसानी से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम पहुंच सकें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, और उसको कंस्ट्रक्ट करने में हमारा लेबर कॉस्ट भी कम हो,
और ए पॉइंट ए से बी पहुंचने में टाइम भी कम हो। तो जनरली क्या होता है सर्विंग लेवलिंग में इसी तरह के प्रिलिमिनरी सर्वे करते हैं, उसके बाद मैप बनाते हैं और मैप बनाने के बाद हम फिर फर्दर आप कंस्ट्रक्शन के लिए जाते हो। तो रोड ए अगर मैं पॉइंट ए से बी पहुंचना है तो ये दो तरीका हो सकता है। मान लो कि एक पाथ ये पता चला ए से बी पहुंचने के लिए स्ट्रेट है, दूसरा ये है। तो हम देखते हैं क्या कि ए से बी पहुंचने के लिए अगर ए से बी यहाँ से पहुंचेंगे तो इसमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना लगता है, टाइम सेविंग कितना होगा। दूसरा ए से बी पहुंचने के लिए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना लगेगा और टाइम सेविंग कितना होगा। सपोज करो कि ए से बी के बीच में यहाँ पे कोई हिल है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है ए से बी डायरेक्ट जाने के लिए मुझे यहाँ पे टनल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। दूसरा रास्ता ये हो सकता है ए से बी पहुंचने के लिए कि इस तरीके से अगर हम पहाड़ को छोड़ के कोई ऐसा रास्ता चूज कर लें कि ए से बी आसानी से पहुंच जाए, मीन्स पहाड़ को कट करना ना पड़े। तो इन दोनों में एनालिसिस करेंगे कि किस पे कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है और किस पे मतलब कम समय में ए से बी पहुँच जा रहा है। तो जो सूटेबल होगा वो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो जनरली जो ये सर्वेइंग एंड लेवलिंग का बात है, तो यहाँ पे मैप प्रिपरेशन करते हैं और यहाँ पे सर्वे जो करते हैं जैसे आपके सर्वेइंग में पढ़ा भी होगा, कैरिड आउट चेन सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग में क्या हो, लीनियर अगर सर्वे करना हो तो हम चेन सर्वेइंग यूज करते हैं। कंपास से क्या होता है आपका एंगुलर मेजरमेंट होता है और प्लेन टेबल सर्वे अगर छोटे से एरिया में कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करना है और वहां का इंफॉर्मेशन गैदर करना है तो हम क्या करते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। ये सिविल इंजीनियरिंग का एक अगला डिसिप्लिन है, दैट इज स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो होता है वो क्या करता है, वो जनरली स्ट्रक्चर से रिलेटेड डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, प्लानिंग ये सब से रिलेटेड वो चीजों को डील करता है। तो ये जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जो डिसिप्लिन है वो किस तरह के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, आरसीसी, डिजाइन ऑफ आरसीसी, डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर होगा वो क्या करेगा, डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर, आरसीसी से आरसीसी स्ट्रक्चर में जैसे आपका हो गया डैम का कंस्ट्रक्शन हो चुका, वाटर टैंक का कंस्ट्रक्शन हो चुका, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो चुका। उसी तरीके से डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो वहां पे जो फुट ओवर ब्रिज होता है मेनली उसमें आपका स्टील मटेरियल यूज होता है। तो जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है वो जनरली किन चीजों से डील करता है, आरसीसी स्ट्रक्चर से, स्टील स्ट्रक्चर से, उसके बाद कंक्रीट टेक्नोलॉजी से। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्या है, कंक्रीट से रिलेटेड मींस जहां पे स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन हैवी लार्ज अमाउंट में कंक्रीट का यूज करके कंस्ट्रक्शन होता है तो उसे हम कंक्रीट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है या ये जो डिसिप्लिन है वो किस चीज से डील करता है, ये डील करता है आरसीसी स्ट्रक्चर से, स्टील स्ट्रक्चर से, कंक्रीट टेक्नोलॉजी से। और स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो होगा वो इन चीजों का इंफॉर्मेशन या फिर नॉलेज प्रोसेस करेगा। ठीक है, अभी क्या है स्ट्रक्चरल इंजीनियर ये इतने तक ही सीमित था, लेकिन अब जो है इंजीनियरिंग के अंदर भी अलग अलग डिसिप्लिन है, जैसे अर्थक्वेक इंजीनियर हो चुका मीन्स, या फिर इसमें जैसे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में दो तीन ब्रांचेस अब लेटेस्ट जो है दो तीन ब्रांचेस और इमर्ज हो चुका है, इसके सब ब्रांचेस। जैसे अब मैंने बताया कि अर्थक्वेक इंजीनियर जो है अर्थक्वेक इंजीनियर आ चुका है। ठीक है, तो इसी तरीके से और दो तीन इंजीनियरिंग इस ब्रांच में जो इसके सब ब्रांच बन चुके हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जो है, ट्रांसपोर्टेशन जनरली क्या है, ट्रांसपोर्ट करना मींस एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए हम क्या करते हैं, व्हीकल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जो है वो दो चीजों से डील करता है, या तो मूवमेंट ऑफ ह्यूमन मींस आदमी को एक जगह से दूसरी जगह जाना हो या ट्रांसपोर्ट करना हो। दूसरा मटेरियल का मूवमेंट, जैसे श्रीनगर में एप्पल हो रहा है तो उसको कन्याकुमारी में ट्रांसपोर्ट करना है। तो ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग जो है तो इसको उससे डील नहीं करना कि एप्पल को लाके यहाँ पे बेचना है। ट्रांसपोर्ट इंजीनियर जो होगा वो एक आप पैसेज प्रोवाइड करेगा, जैसे हाईवे बनाएगा, रोड बनाएगा, रेल नेटवर्क बनाएगा, ये जो एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन है वो बनाएगा, ताकि ये जो मटेरियल का मूवमेंट है आसानी से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किया जा सके। या फिर सपोज करो कि मुझे आज दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने के लिए पैदल तो चलेंगे नहीं, पहुंचने में पूरा लगता है उम्र भी लग सकता है,
या कुछ टाइम लगेगा। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर जो होगा या ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जो डिसिप्लिन है सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत, ये किस चीज़ों से डील करता है? ये डील करता है रोड कंस्ट्रक्शन, हाईवे कंस्ट्रक्शन, रेलवे कंस्ट्रक्शन, ठीक है? एयरपोर्ट, ब्रिज, हाईवे, रेलवे, ये सारा जो कंस्ट्रक्शन है ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जो डिसिप्लिन है उसके अंदर डील होता है। लास्ट आता है वाटर रिसोर्सेज। तो वाटर रिसोर्सेज जो इंजीनियरिंग है वो जनरली 3 चीज़ों को डील करता है। फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन। तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो है, फ्लूइड जैसे अगर फ्लूइड की बात करें तो वाटर भी फ्लूइड है और एयर भी को भी हम क्या करते हैं? फ्लूइड की तरह कंसीडर करते हैं। तो इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स में इनकम्प्रेसिबल जो फ्लूइड है उसके बारे में ये जो डिसिप्लिन है फ्लूइड वाटर रिसोर्स और इस वाटर रिसोर्स जो आपका डिसिप्लिन है उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स है और फ्लूइड मैकेनिक्स में किस चीज़ों को डील करते हैं? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के बारे में स्टडी करते हैं। दूसरा होता है हाइड्रोलॉजी। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है अर्थ का, जैसे वाटर साइकिल होता है उसी सेंस में आपका हाइड्रोलॉजी। तो हाइड्रोलॉजी में आपका 2-3 चीज़ें जैसे फ्लड हो गया, वाटर साइकिल हो गया, ठीक है? तो इन चीज़ों के बारे में डील जो है वो हाइड्रोलॉजी करता है। लास्ट है इरिगेशन। इरिगेशन में जो वाटर है अलग-अलग फॉर्म में मीन्स वाटर को किस तरीके से इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जा सके और किस तरीके से करेंगे। तो इरिगेशन इंजीनियर जो होता है वो जो डिज़ाइन ऑफ कैनाल को बनाएँगे ताकि वाटर को इरिगेशन फील्ड तक पहुँचाया जा सके। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग जो है, इरिगेशन इंजीनियर जो नॉलेज पोसेस करता है वो डिज़ाइन ऑफ कैनाल हो सकता है, डिज़ाइन ऑफ डैम हो सकता है, ताकि इन सब पानी को हम क्या करें इरिगेशन पर्पस के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाके ला सके, ठीक है? ताकि इरिगेशन आसानी से हो सके। तो ये जो टोटल मैंने ये 9 डिसिप्लिन के बारे में डिस्कस किया, ये आपका वेरियस डिसिप्लिन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है और ये अलग-अलग इंजीनियरिंग जो है वो किस चीज़ों को डील करता है और जो इंजीनियर होगा, जैसे एनवायरमेंटल इंजीनियर होगा तो उसके पास कौन-सा नॉलेज प्रोसेस होना चाहिए।